नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान इजराइल के बीच तेज होती जंग की, पीएम मोदी के कनाडा दौरे पर मचे बवाल की, देखेंगे एयर इंडिया हादसे पर जांच में क्या आया सामने, मनरेगा योजना पर कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे फर्जी मुठभेड़ मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक के बाद एक कई एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों में तकनीकी खराबी की खबर। दिल्ली आ रही फ्लाइट हांगकांग लौटी, ब्रिटिश एयरवेज की चेन्नई आने वाली फ्लाइट वापस लंदन लौटी। इजरायल ईरान संघर्ष पर रूस का बयान, जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता के लिए तैयार। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कही थी जंग रोकने की बात। मुझसे फोन पर बात मत करो, मेरा फोन बीजेपी वाले सुनते हैं। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 677 अंकों के उछाल के साथ 81,796 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 227 अंकों की तेजी के साथ 24,946 पर बंद हुआ निफ्टी। As technology continues to evolve. ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और इजरायल के बीच पिछले 4 दिन से जंग छिड़ी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इजरायल ने ही इस जंग की शुरुआत की थी और अब इजरायल के ही कई शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। ईरान के तीखे प्रतिरोध के बाद अब इजरायल खुद मुसीबत में दिखाई दे रहा है। तो क्या है इजरायल और ईरान के बीच मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इजरायल और ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमले कर रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही जगह जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लेकिन इजरायल को पहली बार इतनी बड़ी तबाही दिखाई दे रही है। ईरान की मिसाइलें इजरायल के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही हैं, जिसके चलते इजरायल में खौफ दिखाई देने लगा है। इस बीच ईरान की तरफ से सीज फायर पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया गया। ईरान ने मध्यस्थता की कोशिश कर रहे कतर और ओमान को बता दिया है कि वो इजरायल के हमलों के बीच सीज फायर समझौता नहीं करेगा। इजरायल के हमलों के जवाब देने के बाद ही वो गंभीरता से समझौता करने पर बात करेगा। ईरान ने इजरायल को कड़ा जवाब देने की कसम खाई। इस बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर हमला करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने इजरायल के इस प्लान पर रोक लगा दी। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि परमाणु हथियारों को लेकर ईरान अपनी नीति बदलने पर विचार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि ईरानी संसद परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान सामूहिक विनाश के हथियारों का विरोध करता है और हम परमाणु हथियार बनाने के पक्षधर नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा कि ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का इरादा नहीं है, लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी और रिसर्च के अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के तीखे प्रतिरोध के बाद अब इजरायल मुसीबत में दिखाई दे रहा है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA तजाची हनेगबी ने कहा कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इससे पहले सैन्य एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। ये अनुमान गलत साबित हुए हैं। ईरान के पास अनुमान से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इस बीच तुर्की की मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजरायल ने परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजरायल पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया गया है। ईरान इजरायल युद्ध ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है, तो चर्चा भारत और कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों की भी हो रही है। बीते कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और अब पीएम मोदी G7 समिट के लिए कनाडा जा रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानियों ने मोर्चा खोल दिया है। तो कैसे पीएम मोदी के दौरे से पहले कनाडा में मचा बवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा में आयोजित G7 समिट के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इस बीच सबकी नजरें अगर किसी पर टिकी है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इस समिट में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी भी कनाडा पहुंच रहे हैं। लगभग 6-7 महीने से भारत और कनाडा में चल रहे टकराव के बीच ये पीएम मोदी की पहली कनाडा यात्रा है, लेकिन उनके दौरे से पहले कनाडा की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। मोदी के पहुंचने से पहले ही खालिस्तानी संगठनों का समर्थन करने वालों ने भव्य रोड शो निकाला। पीएम मोदी के G7 समिट में शामिल किए जाने का उन्होंने जमकर विरोध किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को हथकड़ी पहनाकर जेल नुमा चीज में बंद कर रोड में लगाया गया। इस प्रदर्शन ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं।
दरअसल निज्जर मामले को लेकर खालिस्तानी भड़के हुए हैं। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में पीएम मोदी समेत और भी भारतीय दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाए थे और तब से ही दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खालिस्तानियों ने कनाडा पीएम मार्क कार्नी पर पीएम मोदी को समिट में न बुलाने का भी दबाव बनाया था, लेकिन तमाम अटकलों के बाद आखिरकार उन्होंने पीएम मोदी को न्योता दे दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह कुछ और ही बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कनाडा भारत से लॉ इन्फोर्समेंट पर समझौता करना चाहता है, लेकिन इन हालात में कार्नी के लिए भी कई चुनौतियां नजर आ रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। पीएम मोदी के समिट में शामिल होने पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएगा। क्या भारत और कनाडा निज्जर मामले में किसी समझौते पर पहुंचेंगे। विपक्षी दलों ने तो पीएम मोदी के कनाडा दौरे की ही निंदा की है। पीएम मोदी का कनाडा दौरा विवादों से घिर गया है, तो सवाल अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं। विमान टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई। फिलहाल उनके शवों की शिनाख्त चल रही है। वहीं इस घटना की वजह जानने के लिए जांच भी जारी है। जांच के लिए बोइंग की टीम भी भारत पहुंची हुई है। तो अब तक क्या कुछ मिला उनकी जांच में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 12 जून को एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इस हादसे के पीछे की वजह जानने के लिए कई एंगल से जांच की जा रही है और अब कहा जा रहा है कि ब्रिटिश विशेषज्ञ इस विमान हादसे की जांच करेंगे। यूके की एक कानूनी फर्म एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए पहुंची। बता दें कि इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। यूके की फर्म कीस्टोन लॉ की जांच भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की आधिकारिक जांच से स्वतंत्र है, जिसे यूके के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की 4 सदस्यीय टीम का समर्थन प्राप्त है। इस हादसे की जांच के लिए बोइंग की एक टीम अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश वाली जगह पर पहुंची, जो फिलहाल क्रैश वाली जगह का जायजा ले रही है। बोइंग टीम हर उस पहलू को बारीकी से देखेगी जिससे इस क्रैश की वजह को समझने में मदद मिल सके। अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल किया गया। अब तक 99 डीएनए मैच हो गए हैं, जिनमें से 64 शव उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। इनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। इस विमान हादसे में विजय रूपाणी का निधन हो गया था। पुलिस की सुरक्षा के बीच उनका शव राजकोट निवास लाया गया और विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया गया। इस विमान हादसे ने हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार कटघरे में है, तो सरकार पर आरोप मनरेगा योजना को लेकर भी लग रहे हैं। यूपीए सरकार की इस योजना ने देश के गरीब मजदूरों के जीवन को बदलने में अहम योगदान दिया, लेकिन अब मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने सरकार से कई अहम सवाल पूछ लिए। तो क्यों मनरेगा पर घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार गरीबों की जीवन रेखा मनरेगा को तिल तिल कर खत्म करने की कवायद में जुटी है। मोदी सरकार ने अब साल के पहले 6 महीनों के लिए मनरेगा खर्च की सीमा 60% तय कर दी है। मनरेगा जो संविधान के तहत राइट टू वर्क का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करती है, उसमें कटौती करना संविधान के खिलाफ अपराध है। हमारे 5 सवाल। पहला, क्या ऐसा मोदी सरकार केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो गरीबों की जेब से करीब 25,000 करोड़ छीनना चाहती है, जो कि हर साल के अंत तक डिमांड ज्यादा होने पर उसे अगले वित्तीय वर्ष में अलग से खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा, चूंकि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन योजना है, इसलिए अगर आपदाओं या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पहली छमाही के दौरान डिमांड में वृद्धि होती है तो क्या होगा? क्या ऐसी सीमा लागू करने से उन गरीबों को नुकसान नहीं होगा जो अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं? तीसरा, सीमा पार हो जाने पर क्या होगा? क्या राज्य डिमांड के बावजूद रोजगार देने से इनकार करने के लिए मजबूर होंगे या श्रमिकों को समय पर भुगतान के बिना काम करना होगा? चौथा, क्या ये सच नहीं है कि एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार केवल 7% परिवारों को वादा किए गए 100 दिन का काम मिल पाया है? करीब 7 करोड़ पंजीकृत वर्करों को मनरेगा से आधार बेस्ड पेमेंट की शर्त लगाकर बाहर क्यों किया गया? पांचवा और आखिरी सवाल, 10 सालों में मनरेगा बजट का पूरे बजट के हिस्से में सबसे कम आवंटन क्यों किया गया? गरीब विरोधी मोदी सरकार मनरेगा मजदूरों पर जुल्म ढाने पर क्यों उतारू है? इसके साथ ही कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों के लिए 2 मांगे भी रखी। पहली मांग, न्यूनतम दैनिक मजदूरी 400 रुपए तय की जाए और दूसरी मांग कि साल में कम से कम 150 दिन का काम दिया जाए। पार्टी ने कहा कि मनरेगा पर खर्च रोकना गरीबों पर हमला है और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। ये विवाद ऐसे समय में उठा है जब बेरोजगारी की समस्या फिर से बढ़ रही है।
मनरेगा जो यूपीए सरकार की देन है, 90 के दशक में ग्रामीण रोजगार के लिए क्रांति बनकर आई थी, लेकिन अब इस योजना के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच विपक्ष का ये आरोप सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस बीच फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सादे कपड़ों में किसी पर गोली चलाना पुलिस की ड्यूटी में शामिल नहीं है। इसे ऑफिशियल ड्यूटी नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुठभेड़ के मामले में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। Want to dominate the stock market? कहा है कि सादे कपड़े में किसी वाहन को घेरने और उसमें सवार लोगों पर एक राय होकर गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मियों के आचरण को ऑफिशियल ड्यूटी नहीं माना जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पंजाब के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जान लेने के मामले में दर्ज आरोपों को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए किसी विशेष इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मामला 2015 का है। 16 जून 2015 को शाम 6:30 बजे 3 कारों में सवार पंजाब पुलिस बल के जवानों ने अमृतसर में वेरका बटाला रोड पर एक कार को रोका। इस कार को सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने घेर लिया। थोड़ी देर की चेतावनी के बाद पिस्तौल और राइफलों से नजदीक से गोलियां चला दी, जिससे कार चालक मुखजीत सिंह उर्फ मुखा की जान चली गई। शिकायत में दावा किया गया कि गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद डीसीपी परमपाल सिंह अतिरिक्त बल के साथ पहुंचे, घटनास्थल की घेराबंदी की और कार की रजिस्ट्रेशन प्लेट हटाने का निर्देश दिया। अपने फैसले में पीठ ने कहा कि ये तर्क देना कि आरोपी पुलिसकर्मी अपने आधिकारिक दायित्वों का पालन कर रहे थे, न्याय को विफल करने की कोशिश जैसा है। ऐसे में मामलों में मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं होती। दरअसल कोर्ट में 8 पुलिसकर्मियों ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता, जिसके तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आरोप ही साक्ष्यों को दबाने का है, ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 197 लागू नहीं होती और संज्ञान लेने के लिए मंजूरी कोई पूर्व शर्त नहीं है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 20 मई 2019 के उस फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें आरोपियों के खिलाफ केस को रद्द करने से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुलिस और प्रशासन की मनमानियों पर लगाम लगाने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। वैसे पुलिस के राजनीतिक दुरुपयोग के भी आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा सियासी आयोजन हुआ था, जिस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पढ़ाई और न्याय की गारंटी देंगे। सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है। बीजेपी और उसकी सरकार नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। बहराइच, संभल जैसे तमाम जगहों पर सैयद सलार गाजी मसूद के नाम पर लगने वाले मेलों के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हमारी जो परंपरागत मिलीजुली संस्कृति है, स्थानीय मेले हैं, उनको जानबूझकर रोका जा रहा है। ये सरकार केवल जाति और धर्म के आधार पर फैसले ले रही है। बीजेपी की सरकार हर स्वतंत्र संस्था को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, चाहे वो कोऑपरेटिव संस्था हो या कोई और। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक समाजवादी पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, लेकिन अगर सपा समर्थक कुछ लिखते हैं तो उन पर केस हो जाता है। जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और आजम खां जैसे तमाम नेताओं पर बीजेपी की तरफ से फर्जी केस कराएगा, लेकिन हमारी सरकार आने पर किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। हम शरीफ लोग हैं, केवल लड्डू खिलाएंगे, लेकिन ये सरकार ऐसी जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। यूपी में हुई सिपाही भर्ती पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार बताए कि सिपाही भर्ती में पीडीए की संख्या कितनी और उनकी हकमारी कौन कर रहा है। सिर्फ पीडीए के आंकड़े बता दे सरकार। उन्होंने दोहराया कि कोई सवाल न पूछे, इसलिए ये केवल इनका दुष्प्रचार है और बीजेपी से अच्छा दुष्प्रचार कोई नहीं कर सकता। अखिलेश ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भगदड़ को लेकर आई मीडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 37 लोगों की भगदड़ में जान चली जाने का झूठा आंकड़ा दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दिखाया गया कि 42 लोगों की जान गई। आखिर कुछ पीड़ितों के परिजनों को नकदी क्यों बांटी गई, किसके आदेश पर बांटी गई, नकदी देने के निर्णय किस नियम के तहत हुए और किस आदेश पर हुआ। उन्होंने दावा किया कि सरकार इन सवालों से बचना चाहती है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है।
अखिलेश ने साफ कर दिया है कि सपा की सरकार में न्याय होगा। बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता के चलते दबाव में दिख रही है और इसी दबाव का असर सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के ऐलान के रूप में सामने आया है। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी है और अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह डिजिटल जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें जाति गणना भी शामिल है। 34 लाख सर्वेक्षक और 1.3 लाख पदाधिकारी डेटा संग्रह करेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए ये प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होगी, जिसमें स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो 2027 की जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल रूप से होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण, दूसरे में जनसांख्यिकी और जाति डेटा संग्रह। 34 लाख सर्वेक्षक डोर टू डोर डेटा इकट्ठा करेंगे। 1.3 लाख पदाधिकारी डेटा प्रबंधन करेंगे। जनगणना में जाति संबंधी जानकारी भी शामिल होगी। लोगों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कराने का विकल्प मिलेगा। डेटा संग्रह, स्थानांतरण और भंडारण में गोपनीयता के कड़े इंतजाम। परिवारों की संपत्ति, सुविधाओं और आवासीय स्थिति का डेटा एकत्रित होगा। ये देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। खास बात यह है कि लोगों को स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा, जिससे लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। डेटा संग्रह, स्थानांतरण और भंडारण के हर चरण में लीकेज रोकने के लिए विशेष उपाय होंगे। ये जनगणना न सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े देगी, बल्कि नीति निर्माण में भी मदद करेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एयर इंडिया के नाम से लोगों में खासी दहशत है। अहमदाबाद हादसे के बाद से तो लोग जैसे कि एयर इंडिया के फ्लाइट के अंदर जाने में लगातार डर रहे हैं। कहीं पर उसमें टेक ऑफ में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं पर लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अभी 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो अपनी उड़ान भरने के बाद में वापस ही उसी गंतव्य पर पहुंच गई जहां से वो शुरू हुई थी। हालत यह है कि अंदर की बात तो बहुत ही खराब है। एक फ्लाइट 5 घंटे तक बिना पानी, बिना खाने के, बिना एसी के खड़ी रही लोगों को लेकर के। अब ऐसे में हमारे देश के लोग तो एडजस्टेबल लोग एडजस्ट कर लेंगे। जिस तरह विदेशी जब इंडिया आएंगे तो उनका सबसे पहले सामना किससे होगा? एयर इंडिया से। तो एयर इंडिया पे ध्यान देना जरूरी है।